Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with Goods and Services Tax GST. आज अपने जीएसटी में एक नया यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट 3 विच इज सप्लाई। सप्लाई यानी जीएसटी लॉ का टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई द टैक्सेबल इवेंट। ठीक है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है? टैक्सेबल इवेंट मतलब वो घटना मैं लिखा दूंगा सब कुछ। टैक्सेबल इवेंट का मतलब है वो घटना जिसके होने से टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होती है, यानी टैक्स देना पड़ेगा। ये घटना अगर घटा तो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। यानी सप्लाई अगर हुआ है तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई अगर हुआ है तो जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। तो सप्लाई के होने से जीएसटी लगता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल वैट या सेल्स टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सेल। सेल होगा तो वैट या सेल्स टैक्स लगेगा। एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर। ये सब पुराने लॉ है, अभी नहीं है, बिकॉज ये सारे टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए हैं। तो ये सब पुरानी बातें हैं। सर्विस टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस। समझ में आया? कस्टम्स एक्ट में टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब है वो घटना जिसके घटने से टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होती है, यानी टैक्स लगता है। तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। तो सप्लाई होने से ही जीएसटी लगेगा। जैसे सेल होने से ही वैट या सेल्स टैक्स लगता था। सर्विस प्रोवाइड करने से ही सर्विस टैक्स लगता था। मैन्युफैक्चर होने से ही एक्साइज ड्यूटी लगता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कस्टम्स ड्यूटी लगता है। समझ में आ रहा है? वैसे जीएसटी में, वैसे सप्लाई होने से जीएसटी लगता है, वैसे सप्लाई होने से जीएसटी लगता है। तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा आज का एजेंडा क्या है? सप्लाई क्या है? सप्लाई जो कि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई क्या है उसको डिटेल्स में अपने डिस्कस करेंगे। बिकॉज जीएसटी का लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट का डिटेल में नॉलेज होना जरूरी है। तो वी शैल डिस्कस व्हाट इज सप्लाई इन जीएसटी। ठीक है, अभी जो डिस्कस किया उसको लिखवा रहा हूं, लिखो मेरे साथ। लिखो टैक्सेबल इवेंट मींस वो घटना जिसके होने पे टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होती है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ।
अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट। मीनिंग ऑफ सप्लाई। मीनिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है। सप्लाई में चार चीज है। ध्यान से सुनो। सप्लाई में चार चीज है। हम लोग सप्लाई का मीनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो सप्लाई में चार चीज है। वो चार चीज अपने एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सप्लाई में कितने चीज है? चार चीज है। तो वो चार चीज को अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। लिखो। सप्लाई इंक्लूड्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए में क्या है? सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। लिखना है साथ में। सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज। अच्छा, मैं जैसे नोट्स को लिख रहा हूं आपको भी वैसे लिखना है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं तो आपको भी नेक्स्ट लाइन में लिखना है। थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूं तो आपको भी थोड़ा स्पेस देके लिखना है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो ये सारे सप्लाई हैं। सेल हुआ है तो सप्लाई है। ट्रांसफर हुआ है तो सप्लाई है। बार्टर एक्सचेंज हुआ है तो सप्लाई है। मतलब सप्लाई इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। रेंटल के रूप में हो सकता है, लाइसेंस के रूप में हो सकता है, एक्सचेंज के रूप में हो सकता है, बार्टर के रूप में हो सकता है, ट्रांसफर के रूप में हो सकता है, सेल के रूप में हो सकता है, लीज के रूप में हो सकता है, डिस्पोजल के रूप में हो सकता है। तो सप्लाई इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है।
made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. यानी सप्लाई के थ्री एलिमेंट्स है, गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और furtherance of business. In the course or furtherance of business. Made for a consideration का मतलब क्या? कि पैसे, करेक्ट, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के, बिजनेस पर्पस, बिजनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुए। क्लियर? लिखो, थ्री एलिमेंट्स, थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अपने। थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये तीन चीज होना चाहिए। एग्जाम्पल्स काफी सारे डिस्कस करेंगे, तो ये थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल्स लिखा रहा हूं मैं, एक एक करके लिखो। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को गुड्स बेचा। तो गुड्स है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है, तो ये सप्लाई हुआ। गुड्स है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है, बिजनेस करते दौरान गुड्स बेचा ना, तो बिजनेस है, तो ये सप्लाई हुआ। ठीक है। देन एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को सर्विस दी, सर्विस दिया फॉर ए कंसिडरेशन। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड दोनों बिजनेस एंटिटीज है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सर्विस है, कंसिडरेशन है, तो ये सप्लाई हुआ। यानी सप्लाई के तीन गुण हैं। ये तीन गुण होने से
अपने उस इवेंट को सप्लाई बोलेंगे, और वो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है, तो सप्लाई हुआ तो जीएसटी लगेगा। तो ये तीन गुण होने चाहिए इवेंट में, ये तीन चीज होने चाहिए। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को गुड्स दिया और बदले में सर्विस लिया। बोलो। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों बिजनेस एंटिटीज है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है। गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं। कंसिडरेशन क्या है? गुड्स के बदले में सर्विस, सर्विस के बदले में गुड्स। हम लोग इससे पहले क्या डिस्कस किए थे कि सप्लाई इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। सप्लाई इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो ये जो सप्लाई वो एक तरीके से क्या है? बार्टर है ना। गुड्स देकर सर्विसेज लिया, सर्विसेज देकर गुड्स लिया। ठीक है, राइट। तो दिस इज सप्लाई। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को प्रॉपर्टी रेंट में दिया। क्या ये सप्लाई है? अब देखो, ऊपर में फिर से बता रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको कैसे पकड़ा। करेक्ट। सप्लाई इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। इस बार सप्लाई का रूप क्या है? रेंटल। रेंटल। तो क्या हो रहा है? एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड है, राइट। सप्लाई हो रहा है। सप्लाई सर्विस का हो रहा है या गुड्स का हो रहा है? सर्विस का। सर्विस का हो रहा है। सर्विस का सप्लाई है ये। फॉर ए कंसिडरेशन। रेंट यानी फॉर ए कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। सलमान खान अटेंडेड अनमोल्स बर्थडे अगेंस्ट a consideration of ₹1 करोड़। ये सप्लाई है कि नहीं है? सप्लाई है। सलमान खान, समझ में आ रहा है ना? सलमान खान का अटेंडेंस इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सलमान खान जो अपना सर्विस दे रहे हैं, वो अपना प्रोफेशन के तहत दे रहे हैं। चीज को समझो। अटेंडेंस इज अ सर्विस, कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो इट्स अ सप्लाई। यही अगर मैं बोल दूं, अक्षय, यही अगर मैं बोल दूं, मैं लिखा दूंगा सब कुछ, सुनो पहले। ये अगर मैं बोल दूं कि अक्षय कुमार अटेंडेड अ बर्थडे पार्टी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो क्या ये सप्लाई है? बिकॉज कंसिडरेशन नहीं है। यानी कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई के तीन एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। एलिमेंट्स का मतलब क्या?
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्ट्स, जैसे आई इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, नोज इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो आईज नोज होने से अपना बॉडी कंप्लीट होता है, तो ये तीन एलिमेंट्स होने से सप्लाई होता है। एंड सप्लाई हुआ है तो जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल इवेंट अकर हुआ है। क्लियर? एक्स लिमिटेड, लिखो, एक्स लिमिटेड सोल्ड इट्स सेकेंड हैंड मशीनरी। ये भी सप्लाई है। सप्लाई क्या कहा मैंने, याद करो। सप्लाई इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। देखो क्या कहा था, देखो, डिस्पोजल, डिस्पोजल। तो सेकेंड हैंड मशीनरी को बेचा यानी असेट का डिस्पोजल हुआ है। फॉर ए कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, गुड्स क्या है, मशीन। तो सप्लाई के तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये इवेंट इज अ सप्लाई, एंड सप्लाई के होने से जीएसटी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सप्लाई कब नहीं होगा। सप्लाई कब नहीं होगा, अब डिस्कस करेंगे अपने कि सप्लाई कब नहीं होगा। सप्लाई कब नहीं होगा बोलो तो? वेरी गुड। जब ये तीन एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये तीन एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तीन एलिमेंट्स यानी गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये तीन एलिमेंट्स में एक भी एलिमेंट अगर मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सप्लाई नहीं है, एक भी एब्सेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। अभी एग्जाम्पल लिखो, बोलो। सर्विस दे रहा है ना वो। 1 करोड़ क्या चीज का लिया है? अपने अटेंडेंस का, प्रेजेंस का, है ना। सलमान खान एक्टर है, अपना अटेंडेंस के लिए, प्रेजेंस के लिए वो फी चार्ज कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? जहां डाउट है पूछो, क्लियर है? क्लियर है ना? हम्म, कर दो। वो व्हाइट प्लग के बगल में स्विच है। ब्लैक प्लग के नीचे वाला स्विच मत बंद करना, वो वाईफाई का है। व्हाइट, हाँ, करेक्ट। एक्स लिमिटेड डोनेटेड ₹50 lakhs टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। बोलो, ये सप्लाई है या नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है वो बताओ। मजा नहीं आया सुनकर। अमाउंट 50 लाख है। वेरी गुड। 50 लाख देकर कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है, तो देर इज नो कंसिडरेशन।
समझ में आया ना? ये डोनेशन है। वो बोल रहे 50 लाख देकर बदले में क्या कुछ आ रहा है, सो देर इज नो कंसिडरेशन। नहीं, गुडविल क्रिएट हो रहा है, बट गुडविल परचेज नहीं कर रहे अपने। कोई भी अच्छा काम करता है तो गुडविल क्रिएट होता है, बट गुडविल परचेज नहीं हो रहा है। सो बदले में कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, सो देर इज नो कंसिडरेशन। और ये वो चैरिटी कर रहे हैं, देर इज नो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देर इज नो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और गुड्स और सर्विस भी नहीं है। क्या मनी गुड्स है? याद करो, डेफिनेशन के चैप्टर में पढ़ाया था। मनी इज नॉट गुड, मनी इज नॉट सर्विस। है कि नहीं? मनी इज नॉट गुड, मनी इज नॉट सर्विस। तो गुड्स और सर्विसेज नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तीनों एलिमेंट नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं है। अब अक्षय कुमार वाले एग्जांपल लिख लो। अक्षय कुमार अटेंडेड बर्थडे पार्टी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो दिस इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ये सप्लाई नहीं है। एक्स लिमिटेड contributed rupees 20 lakhs for scientific research। बोलो, क्या ये सप्लाई है? ये सप्लाई क्यों नहीं है? और किसी को कुछ बोलना है? करेक्ट, बोलो बोलो। एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं, साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च से बिजनेस बढ़ेगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बट कंसिडरेशन नहीं है, गुड्स और सर्विसेज नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई। तब तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि मैंने परवेश को 50 लाख का लोन दिया है, ये सप्लाई है। क्या ये सप्लाई है? आंसर इज नो, बिकॉज मैंने 50 लाख दिया है। तो गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन में मनी नहीं आता है। चीज को समझो। क्लियर ना? राइट। बट यही लोन अगर बैंक मेरे को देता, तो बैंक मेरे से लोन प्रोसेसिंग फी चार्ज करता। तो वो लोन प्रोसेसिंग फी जो है, दैट इज लाइबल टू जीएसटी, बिकॉज वो सर्विस है। बिकॉज उसने मेरे लिए लोन को प्रोसेस किया है, तो वो काम उसने किया है, वो सर्विस उसने प्रोवाइड किया है, जिसके लिए उसने अलग से लोन प्रोसेसिंग फी चार्ज किया है। ठीक है, तो लोन प्रोसेसिंग इज अ टैक्सेबल सर्विस, लाइबल टू जीएसटी। हम्म। कैसे? हम्म। तो हम्म। हम्म। हाँ, तो क्या डिफरेंस लगता है?
तो कमाने से थोड़ी ना सप्लाई होता है। हाँ, तो अपने किसी से कुछ कमाते तो वो सप्लाई थोड़ी ना होता है। सप्लाई कब होता है? जब गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, एंड फॉर अ कंसिडरेशन दे दाकर। सप्लाई कब होता है? जब गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान हो, कंसिडरेशन के लिए, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उससे हो। बस ना, बिजनेस, बिजनेस का काम हो उससे, बिजनेस, बिजनेस हो रहा है वो। दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब वो है। क्लियर? मेरे को बताओ, क्या सेल ऑफ पर्सनल कार इज अ सप्लाई? क्यों? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो रहा है ये। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है इसमें। तो सेल ऑफ पर्सनल कार इज नॉट अ सप्लाई। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है ना। तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए, गुड्स और सर्विसेज। जैसे गुड्स है, कंसिडरेशन है, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। और आप प्रैक्टिकली भी सोचो, जब आप खुद का पर्सनल कार को बेचोगे तो जीएसटी का बिल बनाओगे क्या? क्यों नहीं बनाना है? बिकॉज वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। उसका रीजन है, अगर आप अपना खुद का बाइक को बेचते हो तो जीएसटी का बिल बनाओगे इसके लिए? क्यों नहीं बनाओगे? बिकॉज वो सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं सप्लाई? बिकॉज देयर इज नो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो जीएसटी का कोई टैक्सेबल इवेंट हुआ ही नहीं जो आप जीएसटी लगाओगे उस पर। चीज को समझो। समझ में आया ना? ओके। यही अगर आप किसी दुकानदार से सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज करते हैं तो वो टैक्सेबल सप्लाई होता। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिकॉज वो दुकानदार का धंधा है। समझ में आया? क्लियर? सेलर से खरीदता हूँ तो अगर उसको मैं पर्सनल यूज के लिए लेता हूँ तब भी मतलब वो सप्लाई माना जाएगा। आपके होटल में जीएसटी नहीं पे किया है, तो आप होटल में जो खाना खाए वो बिजनेस पर्पस के लिए खाया, तो इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहाँ से हुआ? बिकॉज होटल वाला का धंधा है ये। तो होटल वाला का फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? ये सप्लाई करके किसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है? सप्लायर का। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका चेक करना है? रिसीवर का या सप्लायर का? सप्लायर का ना। हम लोग सप्लाई का बात कर रहे हैं। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका चेक करना है? सप्लायर का। बहुत अच्छा इसने क्वेश्चन पूछा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका चेक करना है, रिसीवर का या सप्लायर का? सप्लायर का। तो होटल में जो आप खाना खाते हो वो किसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है? रेस्टोरेंट का, सप्लायर का। तो उसमें जीएसटी वो टैक्सेबल इवेंट हो गया तो जीएसटी लगेगा। समझ में आया ना? जैसे, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं चीज को। आप खुद का पर्सनल कार बेच रहे हो, सप्लायर कौन है? आप हो, जो अपना पर्सनल कार बेच रहे हैं। क्या सप्लायर का फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है इससे? नहीं। तो सप्लाई नहीं है। बट वहीं अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी से सेकेंड हैंड मोटर कार या व्हीकल परचेस करता है, तो इन दैट केस जिससे वो खरीद रहे हैं उसका तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है ना। जो सप्लाई कर रहा है उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका चेक करोगे? सप्लायर का।
लिख लो इधर। ब्रैकेट में लिख लो सप्लायर का फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चेक करना है। इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ने का यही सही तरीका कि अपने इंग्लिश में नोट्स को लिखें। चाहे अपने बीकॉम के लिए इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो या सीए सीएमए या सीएस के लिए इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ने का यही सही तरीका है। और ये सब फॉलो करते हैं, अकेला मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। सप्लायर का फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चेक करना। लिख लिया बेटा? फॉर रुपीज 10 lakhs। नेक्स्ट। अंकुश ने अपने दोस्त आयुष को जीएसटी पढ़ाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कंसिडरेशन नहीं है। जो सप्लायर है क्या उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? कोई भी तीन में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है ना। सप्लाई नहीं है वो। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज टैक्सेबल इवेंट ही नहीं हुआ। जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई का होना जरूरी है। समझ में आया? शुरू से। मीनिंग ऑफ सप्लाई, हाँ बोलो। आपका कुछ काम है मशीन का, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ये तो लिखा है ना, सेल ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। आप खुद का वॉशिंग मशीन अगर बेचते हो तो वो सप्लाई नहीं है। ठीक है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लायर का चेक करना है। जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चेक करना है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है। अभी एक बार स्टार्टिंग से नोट्स को रेफर करो। मीनिंग ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग में चार चीज इंक्लूडेड है: ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, चार चीज इंक्लूडेड है: ए, बी, सी एंड डी। ए में क्या है? सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। ए में क्या है? सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। बी लिखा दूंगा मैं, बी। बी में क्या है? डीम्ड सप्लाई। मतलब मानना पड़ेगा वो सप्लाई है। मान लो कि वो सप्लाई है। तो ये डीम्ड सप्लाई कहां पर दिया हुआ है? शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में क्या है? शेड्यूल 2 में क्या, जैसे देर इज सर्टन कंफ्यूजन, देर आर सर्टन कंफ्यूजन्स whether the supply is a supply of goods or a supply of service। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कंफ्यूजन है। जैसे फॉर एग्जांपल,
अपने रेस्टोरेंट में जब खाना खा रहे हैं तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? बिकॉज खाना खा रहे हो, खाना इज गुड्स, बट साथ में आपको हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी का सर्विस भी मिल रहा है। समझ में आया? क्लियर? तो कंफ्यूजन है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इसी तरीके से जगह जगह कंफ्यूजन है, कुछ कुछ जगह कंफ्यूजन है। तो इसीलिए शेड्यूल 2 लाया गया, जहां पर इस कंफ्यूजन को दूर किया गया, ये क्लैरिफाई करके कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो क्लैरिफाई कर दिया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जिधर कंफ्यूजन था उधर शेड्यूल 2 में उसको क्लैरिफाई कर दिया, बताकर कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेन ड्राइव क्लासेस का नाम सुना है? पेन ड्राइव क्लासेस कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, पेन ड्राइव में क्लासेस देते हैं। हाँ, पेन ड्राइव में क्लासेस सेल करते हैं। गूगल ड्राइव क्लासेस सुना है? सपोज पेन ड्राइव क्लासेस, पेन ड्राइव में क्लासेस सेल कर रहे हैं, यानी टीचर अपना लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उसको पेन ड्राइव में स्टोर करके पेन ड्राइव में क्लासेस को सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो एजुकेशनल कंटेंट पेन ड्राइव में डालकर, पेन ड्राइव में डालकर उसको सप्लाई किया जा रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है? दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बिकॉज कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सर इधर में तो पेन ड्राइव सप्लाई किया जा रहा है, बट क्या पेन ड्राइव सप्लाई किया जा रहा है या एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है? एजुकेशनल कंटेंट सप्लाई किया जा रहा है। तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसी तरीके से कुछ कुछ सब, मतलब जहां पर कंफ्यूजन है ना, तो उन सप्लाईज को लेकर शेड्यूल 2 में उस कंफ्यूजन को क्लियर किया गया है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो जो सप्लाई शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो तो फिक्स कर दिया गया है ना। वो तो फिक्स कर दिया गया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, ये चीज शेड्यूल 2 में क्लियर कर दिया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो वो तो बताया हुआ है उसमें। तो जो बताया हुआ है उसका आगे और क्वेश्चन नहीं करना है। तो तुम्हें तो मेंशन किया हुआ है ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो दैट इज डीम्ड सप्लाई। समझ में आया? शेड्यूल 2 का क्या लिस्ट जानना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। शेड्यूल 2 का लिस्ट जानना जरूरी नहीं है बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए, बट हायर स्टडीज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए शेड्यूल 2 का लिस्ट इज रिक्वायर्ड। चलो, लिखो बी। डीम्ड सप्लाई, certain supplies to be treated as, to be deemed as, लिखो to be deemed as supply of goods। मतलब लॉ ने खुद बता दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसको मान लेना है सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसको मान लेना है सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे सेल ऑफ पेन ड्राइव, सेल ऑफ पेन ड्राइव विथ लाइव टीचर सपोर्ट,
इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये मान लेना है। मान लेना चीज को क्या बोलते हैं? डीमिफिक्शन। तो डीम करने के लिए कहा गया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जहां पर ये मेंशन हो चुका है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, यानी वो सप्लाई है, वो सप्लाई है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। एग्जाम्पल लिखना है इसका। एग्जाम्पल, एजुकेशन पेन ड्राइव विथ लाइव सपोर्ट ऑफ टीचर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, हो गया कॉपी। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सप्लाई का मीनिंग। सप्लाई के मीनिंग में सप्लाई इंक्लूड्स ए, बी, सी एंड डी। तो चार चीज सप्लाई में इंक्लूडेड है, होता है, करेक्ट। पहला सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन, एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिए। फिर डीम सप्लाई, जो शेड्यूल 2 में बताया हुआ है, उसको पकड़ के चलना कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, जैसा शेड्यूल 2 में बताया हुआ है। तो अगर बता दे कि ये सप्लाई है तो सप्लाई है। डीमिफिक्शन, या तो गुड्स का सप्लाई बताएगा या बोलेगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे एजुकेशन पेन ड्राइव को देते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो जहां पर बोल दिया है कि सप्लाई है, तो मान लेना है कि वो सप्लाई है। ठीक है। सी में क्या पढ़ रहे हैं? सी में सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन, क्या पढ़ रहे हैं? तो ये एक्सेप्शन हो गया, जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मान लेना। ठीक है। तो एक शेड्यूल 1 बनाया गया है जिसमें स्पेसिफाई किया गया है कि ये सारे सप्लाई को सप्लाई मानना है इवन इफ इट इज विदाउट अ कंसिडरेशन। ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन का लिस्ट कहां मिलेगा? शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में लिस्ट दिया हुआ है उन सब सप्लाई का जो कि विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी सप्लाई के सप्लाई ट्रीट करना है, जीएसटी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक गिफ्ट देता है, तो ये विदाउट कंसिडरेशन है, यानी एज पर द नॉर्मल डेफिनेशन दिस इज नॉट अ सप्लाई, बिकॉज दिस इज विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट देता है। बट शेड्यूल 1 में क्या बोला हुआ है? अगर ये गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा हुआ इन अ फाइनेंशियल ईयर,
इन ए फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा हुआ तो उसको सप्लाई ट्रीट करना है। यानी अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 30,000 का मोबाइल गिफ्ट किया है तो वो सप्लाई नहीं है, बिकॉज इट इज विदाउट कंसिडरेशन। बट अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को आईफोन गिफ्ट किया है 1,50,000 का, तो वो सप्लाई है। तो एम्प्लॉयर को उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आया ना? क्लियर? इस तरीके से शेड्यूल 1 में एक लिस्ट बनाया हुआ है जहां पर मेंशन किया हुआ है कि ये सब सप्लाई, इन सबको सप्लाई ट्रीट करना है इवन इफ इट इज विदाउट अ कंसिडरेशन। ठीक है, लिखो सप्लाई क्या शेड्यूल 1 का लिस्ट का नॉलेज इज रिक्वायर्ड? आंसर इज नो। समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया है, यानी लिस्ट में से एक आइटम बता दिया है, बस उतना नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये सब शेड्यूल है और उसमें क्या क्या बताया हुआ है। इन डेप्थ नॉलेज लिस्ट ऑफ आइटम्स का इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको शेड्यूल का काम पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, शेड्यूल का काम पता है कि शेड्यूल किस लिए है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, specified transaction as prescribed in schedule 1 is a supply. Example, employer gives his employee for an amount exceeding rupees 50,000 in a financial year. नहीं नहीं, कैश गिफ्ट इज नॉट a सप्लाई, बिकॉज कैश इज, लिख लो इधर में, एम्प्लॉयर गिव्स हिज एम्प्लॉय इन काइंड। अब ठीक है, कैश गिफ्ट अगर 1 करोड़ का भी देता है दैट इज नॉट अ सप्लाई जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी नहीं लगेगा इसका मतलब वो टैक्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें इनकम टैक्स लगेगा।
डायरेक्ट टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 1 करोड़ इन कैश देता है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी नहीं लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा वो। नहीं। अब एक टैक्स प्लानिंग क्या आ गया, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 1.5 लाख रुपया इन कैश या चेक काट के दे दिया और बोला कि तुम इसका आईफोन खरीद लेना। तो ये सप्लाई नहीं है, बिकॉज 1.5 लाख रुपया जो कैश में दे रहा है, 1.5 लाख रुपया जो कैश में दे रहा है या चेक में दे रहा है, वो गुड्स या सर्विस नहीं है, तो ये सप्लाई है ही नहीं, तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। बट क्या होगा, ये एम्प्लॉय के हाथ में पूरा 1.5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो वो यही बोलेगा कि आप मेरे को मोबाइल फोन ही गिफ्ट करो। समझ में आया ना, वरना उसको टैक्स लग जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज होगा, सॉरी। बिकॉज एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय कुछ भी होता है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज होगा। करेक्शन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज होगा। ठीक है, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, बिकॉज एनीथिंग दैट मूव्स फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज होगा। ठीक है, पक्का। ओके। तो सप्लाई के डेफिनेशन में 4 चीज है, वो 4 चीज क्या है देखो। 3 चीज पढ़ ली अपने। मीनिंग ऑफ सप्लाई में 4 चीज इंक्लूडेड है, A B C and D। ए में क्या है, सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। बी में डीम्ड ए सप्लाई। सी में सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन। डी में क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बात नहीं हो रहा है तुम्हें, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात हो रहा है। लिखो, कॉपी करो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस with consideration whether for furtherance of business or not। जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस है ये, अंडरलाइन कर लो सर्विस को। जैसे मैं नोट्स लिख रहा हूं वैसे आपको नोट्स लिखना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टाइम मैंने विथ कंसिडरेशन लिखा है,
थोड़ा स्पेस देकर, आपको भी थोड़ा स्पेस देकर नेक्स्ट लाइन में विद कंसिडरेशन लिखना है। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में थोड़ा स्पेस देकर वेदर फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज अ सप्लाई which is the taxable event in GST. तो import of service with consideration whether for furtherance of business or not इसका मतलब क्या? नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, करिश्मा कपूर, जानते हो ना कौन है ये? ठीक है। हाँ, ठीक है, करिश्मा कपूर को जानते हो? सपोज करिश्मा कपूर, ठीक है, फॉरेन के किसी मेकअप आर्टिस्ट से खुद का मेकअप करवाती है फॉर अनंत अंबानी वेडिंग। ठीक है, फॉरेन की किसी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट से शी डज हर मेकअप फॉर अनंत अंबानी वेडिंग। तो दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उसमें नहीं है। समझ में आया ना? तो वो जो सर्विस ले रही है, वो जो सर्विस ले रही है, क्या वो खुद के बिजनेस पर्पस के लिए ले रही है? नहीं। समझ में आ रहा है ना? थिंग इज दैट कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? सर इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका चेक करना है? इसमें रिसीवर का चेक करना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ये। करेक्ट। समझ में आ रहा है ना? इसमें जीएसटी लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा? करिश्मा कपूर से। इसमें जीएसटी लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा? करिश्मा कपूर से। जीएसटी लगा कर लेंगे। बोलो। ठीक है, तो जीएसटी, ढंग का डाउट पूछो प्लीज क्लास में। राइट। तो जीएसटी इसमें करिश्मा कपूर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका चेक करना है? रिसीवर का। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना? इंपोर्ट को समझ में आ रहा है ना? इंपोर्ट में जीएसटी लगाना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जीएसटी लगाना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जीएसटी लगाना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सप्लायर इंडिया के बाहर का है और रिसीवर इंडिया का है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सप्लायर इंडिया के बाहर का है और रिसीवर इंडिया का है। तो रिसीवर अगर बाहर से कोई सर्विस ले रहा है तो वो इंडिया में उसमें जीएसटी लगेगा, चाहे वो उसके बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं, इसका मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसमें जीएसटी लगाना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सप्लायर इंडिया के बाहर है और इंडिया में रिसीवर है। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या? इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी लगता है। चीज की बारीकियों को समझो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी लगता है। तो सर इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं कवर्ड है? वो कस्टम्स एक्ट में आ जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो आईजीएसटी लगता है वो कहां आ रहा है? कस्टम्स एक्ट में। तो बचा क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को जीएसटी एक्ट में टैक्सेबल इवेंट मान लिया, सप्लाई बोलकर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी कहां पर लगता है? कस्टम्स एक्ट में लगता है। तो बचा क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को जीएसटी एक्ट में सप्लाई मानकर टैक्सेबल कर दिया।
नहीं समझ में आया? इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी लगता है, जो कि कस्टम्स एक्ट में कवर्ड है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी लगता है, वो कस्टम्स एक्ट में कवर्ड है। बचा क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसको जीएसटी एक्ट में सप्लाई मानकर टैक्सेबल इवेंट कर दिया गया और जीएसटी लगाया गया कि उसमें जीएसटी लगेगा, बिकॉज वो सप्लाई है। सप्लाई है यानी टैक्सेबल इवेंट हो रहा है, यानी जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी लग बच समझ में आ रहा है ना? लॉजिकली सोचो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर, यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों में जीएसटी लगता है, कहने का मतलब वो है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों में जीएसटी लगता है, कहने का मतलब वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर जीएसटी कस्टम्स में है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जीएसटी एक्ट में है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस दोनों में जीएसटी लगता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आईजीएसटी कस्टम्स एक्ट में लगाया जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जीएसटी जीएसटी एक्ट में लगाया जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को सप्लाई मानकर सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड करके उसको टैक्सेबल इवेंट बनाया गया। तो टैक्सेबल इवेंट होने से उसमें जीएसटी लगेगा। यहां तक कि ये भी बोल दिया कि चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, तो भी इसको सप्लाई लेकर मानना है। समझ में आया ना? एक चीज मेरे को बताने दो। यानी जो मेन डेफिनेशन है ना, मेन डेफिनेशन सप्लाई का ये वाला, जहां पर अपने सप्लाई के तीन एलिमेंट्स पढ़े थे कि सप्लाई में ये तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। तो जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, उसी का सप्लाई होना चाहिए। अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है। जैसे मनी पेमेंट कर रहे किसी को, तो वो सप्लाई नहीं है। समझ में आया ना? बिकॉज कैश इज नॉट गुड्स और सर्विस। तो सप्लाई के तीन एलिमेंट्स में गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, इसके एक्सेप्शन क्या है? अगर, समझ में आ रहा है ना, अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वो शेड्यूल वन में कवर्ड होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं हुआ तो शेड्यूल वन में, उसका एक्सेप्शन शेड्यूल वन में है। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी होने से चलेगा। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हर हाल में सप्लाई है, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। चाहे उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हर हाल में सप्लाई है। बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है? देन कंसिडरेशन का एक्सेप्शन कहां पर है? शेड्यूल वन में। बिकॉज शेड्यूल वन में देयर आर सर्टेन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट किया जिसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो इन फाइनेंशियल ईयर, तो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई माना जाएगा ये। समझ में आया ना? बोलो। उसमें आपको जीएसटी लगाकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। अब जैसे केशव ने एक और अच्छा एग्जांपल लिया। केशव बोल रहा है कि सपोज मैं फॉरेन के किसी टीचर से, सपोज केशव सरावगी स्कूल में है, ठीक है? स्कूल कौन सा स्कूल में? कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल में है, जहां पर इंटरनेशनल बोर्ड है। तो इंडिया के टीचर से वो नहीं पढ़ रहा है, फॉरेन के कोई टीचर से पढ़ रहा है वो। तो फॉरेन के टीचर से वो सर्विस ले रहा है।
दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसमें नहीं है, बट ये सप्लाई है, सप्लाई है, टैक्सेबल इवेंट है, तो जीएसटी लगेगा। बट यही अगर वो फॉरेन में अपने किसी भैया से पढ़ रहे हैं, तो केशव से वो कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे, तो विदाउट कंसिडरेशन हो गया, तब वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, बिकॉज दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। सप्लाई के डेफिनेशन में आने के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन होना जरूरी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा नहीं होगा चलेगा, बट कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई में चार चीज है। पहला चीज क्या है? सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। इसमें सप्लाई का मेन डेफिनेशन बताया गया है कि सप्लाई इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है: सेल, ट्रांसफर, बाटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। जरूरी क्या है? सप्लाई में तीन एलिमेंट्स होने चाहिए: गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसका चेक करना है? सप्लायर का चेक करना है। ठीक है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लायर का चेक करना है। फिर अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किए, जो सप्लाई है और जो सप्लाई नहीं है। देन पॉइंट बी में डीम्ड सप्लाई। शेड्यूल टू में शेड्यूल टू में बताया गया है कि कौन सा सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड कौन सा सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो शेड्यूल टू में अगर उसको सप्लाई मान लिया गया है, यानी वो सप्लाई है, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है एज डीम्ड सप्लाई। देन पॉइंट सी में सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन, जहां पर कंसिडरेशन के बगैर भी वो सप्लाई है, ऐसा लिस्ट शेड्यूल वन में मिलेगा आपको। शेड्यूल वन में ऐसा लिस्ट मिलेगा जहां पर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना गया है। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है 50,000 से ज्यादा ऊपर का चीज, चीज यानी इन काइंड होना चाहिए गिफ्ट अमाउंट, ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो वो सप्लाई माना जाएगा। एम्प्लॉयर को उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। देन डी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहां पर कवर्ड है? कस्टम्स एक्ट में, जिसमें आईजीएसटी लगता है। तो बचा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसको जीएसटी एक्ट में लाया गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हर हाल में सप्लाई है, टैक्सेबल इवेंट है, जीएसटी लगेगा। कंडीशन क्या है? कंसिडरेशन होना जरूरी है। विदाउट कंसिडरेशन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो वो चलेगा, बट कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो सप्लाई के डेफिनेशन में चार चीज है: सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई, सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन शेड्यूल वन वाला, देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर? इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल नहीं लिखे।
क्या सोच रहा है? मैं कुछ तो सोच रहा था। इंपॉर्टेंट नोन में सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, यानी कौन सा सप्लाई इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, कौन सा ट्रांजैक्शन इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। ये लिस्ट कहां पर मिलेगा? शेड्यूल, शेड्यूल 3 में। ठीक है, 3 शेड्यूल है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में क्या है? शेड्यूल 1 में आपको लिस्ट मिलेगा जो कि सप्लाई है, सप्लाई ट्रीट करना है, इवन इफ इट इज विदाउट अ कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 में आपको सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन मिलेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट करना है, इवन इफ इट इज विदाउट अ कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 में सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 में डीम्ड सप्लाई, यानी यानी लिस्ट मिलेगा कौन से सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, कौन से सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। शेड्यूल 3 में क्या मिलेगा? शेड्यूल 3 में मिलेगा कि कौन सा सप्लाई सप्लाई ही नहीं है, यानी उसमें वो टैक्सेबल इवेंट है ही नहीं, यानी उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 में क्या मिलेगा कि कौन सा सप्लाई को सप्लाई नहीं मानना है, मतलब उसमें सप्लाई के 3 एलिमेंट्स होंगे फिर भी उसको सप्लाई नहीं मानना है। ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। सप्लाई मानना ही नहीं है, सप्लाई है ही नहीं वो। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, सॉरी, एम्प्लॉई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ए कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो सप्लाई का तीनों एलिमेंट्स उसमें मौजूद है, बट फिर भी उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करना है। ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, इसको सप्लाई ट्रीट नहीं करना है। सप्लाई ट्रीट नहीं करना है तो ये टैक्सेबल इवेंट बना नहीं, टैक्सेबल इवेंट बना नहीं तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। आप खुद सोचो, मेरे को भवानीपुर से जो सैलरी इनकम मिलता है, क्या उसमें जीएसटी लगा कर देना पड़ता है ना? नहीं ना? ठीक है, क्या डाउट है? हाँ, तो ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 में मेंशन किया हुआ है कि ये सारे सप्लाई को सप्लाई मानना ही नहीं है। सप्लाई मानना नहीं है, इसका मतलब ये टैक्सेबल इवेंट बनाएगा नहीं। टैक्सेबल इवेंट नहीं बनेगा, इसका मतलब ये जीएसटी के परव्यू से बाहर हो गया है, यानी गवर्नमेंट को इसमें जीएसटी नहीं लगाना है। ये रीजन है, वो टैक्सेबल इवेंट के परव्यू से बाहर हो गया है, गवर्नमेंट को इसमें जीएसटी नहीं लगा मतलब गवर्नमेंट को इसमें जीएसटी नहीं लगाना है, तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो शेड्यूल 3 में यू विल फाइंड those transactions which are not to be treated as a supply of service और as supply of goods, यानी ये सप्लाई है ही नहीं तो टैक्सेबल इवेंट बना ही नहीं। टैक्सेबल इवेंट नहीं बना तो इसका मतलब इसमें जीएसटी नहीं लगाना है। तो जिन सप्लाई पर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं लगाना है, उन सप्लाई को गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 में लिस्ट डाउन कर दिया। जैसे एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे कंसिडरेशन भी ले रहा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट अ सप्लाई, नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल तो दूर की बात है, सप्लाई ही ट्रीट नहीं करना है। सप्लाई ट्रीट नहीं करना तो टैक्सेबल इवेंट बना ही नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा। वरना क्या होता, झूठ मूठ का इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी का बर्डन भी आ जाता।
बिकॉज ये सप्लाई के डेफिनेशन में तो आई मतलब सप्लाई का डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। आज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो सप्लाई का डेफिनेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें जीएसटी लग जाएगा। चीज को समझो, लग जाता। तो जीएसटी नहीं लगाने के लिए इसको बोला गया कि ये सप्लाई, इसको सप्लाई की तरह ट्रीट नहीं करना है। जीएसटी नहीं लगाने के लिए बोला गया कि उसको सप्लाई की तरह ट्रीट नहीं करना है, वरना जीएसटी भी लग जाता, इनकम टैक्स भी लग जाता। समझ में आ रहा है ना चीज? और एग्जांपल दो। जैसे कोर्ट से अपने जो सर्विस लेते हैं, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए सप्लाई। और एग्जांपल एमपीज एमएलएज, जो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में काम करते हैं, उनका सप्लाई भी और सर्विस भी सप्लाई नहीं है, तो वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। समझ में आया ना? सप्लाई डज नॉट इंक्लूड नोटिफाइड सप्लाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि ये सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, इसको सप्लाई ट्रीट नहीं करना है, तो टैक्सेबल इवेंट बना ही नहीं। टैक्सेबल इवेंट नहीं बना तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो जिन सप्लाई पर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं लगाना है, जीएसटी से बाहर रखना है, तो उन सप्लाई को शेड्यूल 3 में लिस्ट डाउन कर दिया गया। बोलो, शेड्यूल 1 क्या चीज के लिए? सप्लाई विदाउट अ कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, गिफ्ट वाला, गिफ्ट वाला। देन शेड्यूल 2, डीम सप्लाई, वो पेन ड्राइव वाला एग्जाम्पल, डीम सप्लाई। शेड्यूल 3 डज नॉट इंक्लूड, हाँ, उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, एमपीज एमएलएज। और एक एग्जाम्पल दिया था, कोर्ट ट्रिब्यूनल। तो पॉइंट 1 में मीनिंग ऑफ सप्लाई डिस्कस किया। अब टाइप्स ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं। लिखना नहीं है, लिखो, लिखो। टैक्सेबल सप्लाई, मतलब टाइप्स ऑफ सप्लाई डिस्कस हो रहा है। टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं। आपको हेडिंग नहीं देना है टाइप्स ऑफ सप्लाई, से सप्लाई का नाम लिखना है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा बोलो? विच इज लेविएबल टू जीएसटी। टैक्सेबल
सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ goods or services which is leviable to जीएसटी, यानी जिसमें जीएसटी लगता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अभी रिसेंटली जो अपने डिस्कस किए ना, अभी जस्ट जो क्लास में डिस्कस किए, एग्जाम्पल दे दो। शेड्यूल 3 बोल दो बस। शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 वो सप्लाई जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में सबसे पहले क्या आएगा? शेड्यूल 3 वाला ट्रांजैक्शन। और क्या आ सकता है? वो अल्कोहल जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। अल्कोहल अल्कोहल हो गया, और वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हुए। वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हुए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई means a supply of goods or services which is not leviable to जीएसटी। किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है? तुमको पता नहीं चला? एग्जेम सप्लाई में क्या आ रहा है? तीन चीज आ रहा है: नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 11। तीन चीज आ रहा है: नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई यानी जीरो रेट जीएसटी,
or exempted supply as notified under section 11. लिखो. Exempt supply means non-taxable supply, nil rated supply, exempted supply under section 11. इंटरस्टेट सप्लाई मतलब क्या? सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी. इंटरस्टेट सप्लाई में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है. यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसमें कवर्ड है. Import and export of goods and services are also covered in interstate supply. So interstate supply means supply of goods or services between two states, between two union territories, between state and union territories. It also includes import and export of goods or services. Intrastate supply मतलब क्या? Within the same state or same union territory. Intrastate supply means supply of goods or services within the same state or union territory. डन. तो आज अपने जीएसटी के टैक्सेबल इवेंट यानी सप्लाई का डिटेल में डेफिनेशन को डिस्कस किए एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई पढ़े हैं. ठीक है. तो इसी के साथ आज का यूनिट 3 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास अपने यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे विच इज मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई. मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई.
हाँ होता है, वो मैंने लिखाया नहीं है। होता है परितोष। जितना जरूरत है बीकॉम सेमेस्टर 5 टैक्सेशन टू एग्जाम के लिए, नोट्स में वो सफिशिएंट कंटेंट डाला है मैंने। डन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय। हाँ, जिसको डाउट है दे कैन स्टे बैक।